गुड मॉर्निंग, वेलकम। कल वाले वीडियो में हमने सीपीसी का जो सेक्शन 11 है रेस जुडिकेटा, उसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देख लिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर ज़रूर देख लें। और उसको देखने के पहले मैंने ये भी बताया था आपको कि आप पहले रेस जुडिकेटा को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगी। और ये भी मैंने बताया था कि ये जो एक्सप्लेनेशंस है, 8 एक्सप्लेनेशंस, ये सारे के सारे प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक में से है। आज वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो नंबर 2 है और वो है कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय के सक्षमता, और कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो बेयर एक्ट में जो आपकी लिखा हुआ है वो मैंने इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पर वही चीज़ मैंने हिंदी में भी लिखा है। तो दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम इसकी जो भी लाइंस है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले इंग्लिश में देखते हैं तो उसके बाद हिंदी देखने में और आसानी होगी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कंपिटेंस ऑफ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड irrespective of any provisions as to right of appeal from the decision of such court। वही चीज़ आपको यहाँ पे हिंदी में देखने के लिए मिलेगी। न्यायालय की सक्षमता का मतलब है इस धारा के प्रयोजन के लिए न्यायालय की सक्षमता का अवधारण ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषयक किन्हीं उपबंधों का विचार किए बिना ही किया जाएगा। एक बार जो मतलब सच बोला जाए तो एक बार पढ़ने के बाद, या मैं तो ये कहूँगी कि कई बार पढ़ने के बाद भी जो नए हैं, जिनको समझाने वाला कोई नहीं है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे आप किसी और भाषा में भी पढ़ लें, हिंदी इंग्लिश के अलावा। लेकिन ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है जो दुनिया में असंभव है। सब कुछ संभव है, बस करते रहना चाहिए उसको, एक ना एक दिन वो मिल ही जाती है। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है, मतलब हर चीज़ के लिए वो बात लागू होती है। तो हम सबसे पहले एक बार और रेस जुडिकेटा पर चले जाते हैं। वो क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि डिसाइडेड सूट को आप दोबारा से कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। तो अगर केस की कोई पार्टी, दोनों में से कोई भी एक पार्टी दोबारा इस किसी मतलब मुद्दे को अगर उठाना चाहती है और इस बेस पे उठाना चाहती है कि जो सूट डिसाइड हो चुका है या उससे मिलता जुलता ही कोई मुद्दा वो उठाना चाहती है और बोलती है कि जो डिसाइड हुआ उससे ये अलग हटके है, या फिर वो पार्टी ये कहती है, मतलब मुद्दा उठाने के लिए वो इस बात का सहारा लेती है कि जिस कोर्ट ने उसके सूट को डिसाइड किया, मतलब जो प्रायर सूट डिसाइड हो चुका है, डिसाइडेड सूट, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी। यानी वो न्यायालय जिसने मेरे मामले को पूरा किया, निर्णय दिया, वो उसके पास में उस मामले को देखने की सक्षमता नहीं थी, क्षेत्राधिकार नहीं था। ये उसके पार्टी के पास में पॉइंट होता है दोबारा से केस को स्टार्ट करने के लिए, डिसाइडेड सूट को। तो अब यहाँ पर जब हम दूसरा सूट, यानी वो पार्टी दूसरा सूट स्टार्ट करना चाहती है इस बेस पर कि कोर्ट के पास में कॉम्पिटेंसी नहीं थी, तो जब ये बात आगे देखी जाएगी कि क्या उस कोर्ट को कॉम्पिटेंसी थी कि नहीं, तो वहाँ पर ये भी देखा जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको मिल रहा है, अपील करने के अधिकार यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो जिस कोर्ट ने सूट को डिसाइड किया होगा उसके बारे में ये भी जांचा परखा जाएगा कि जब सूट डिसाइड हो रहा था तो क्या उस मैटर में अपील करने का अधिकार था या नहीं था, और क्या अपील उस समय की गई थी या नहीं की गई थी। तो जब भी न्यायालय की सक्षमता का निर्धारण होगा इस बेस पर, इस बुनियाद पर कि जो भी न्यायालय ने जिस भी मामले को पहले देख लिया है उनके पास में क्षेत्राधिकार था या नहीं था, तो ये भी देखना होगा कि उस समय अपील करने का
अधिकार था या नहीं था, और अपील की गई थी या नहीं की गई थी। तो अगर क्षेत्राधिकार था न्यायालय के पास में और उन्होंने देखा तब तो वेल एंड गुड, और क्षेत्राधिकार नहीं भी था तो ये उस समय आपको ये मामला वहां पे उठाना चाहिए था कि आपके पास में क्षेत्राधिकार नहीं है तो मेरे मामले को किसी और न्यायालय में अंतरण यानी अंतरित कर दिया जाए, ये उसी समय उठाना था, अब नहीं। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषयक उपबंध, और अगर आपको अपील करने का अधिकार दिया गया था उस समय तो आपने अपील क्यों नहीं की? तो अब अगर आप चाहेंगे ये बात बोलकर के उस समय जब मेरे मामले को डिसाइड किया गया था तो मुझे अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था और मैंने की भी नहीं थी, जो भी बात होगी दोनों में से, और अब मैं चाहता हूं कि इस मामले को फिर से उठाया जाए या फिर मैं अपील में जाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो ये अब संभव नहीं है क्योंकि डिसाइडेड सूट के बाद में इस तरह के 3-5 नहीं चलेंगे। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि अगर जिस भी कोर्ट ने मामले को डिसाइड कर दिया है, दोबारा अगर आप सूट को उठाना चाहते हैं ये बोल करके कि न्यायालय के पास में सक्षमता नहीं थी, क्षेत्राधिकार नहीं था, तो ये आपकी यहाँ पर नहीं चलेगी, बात नहीं मानी जाएगी। और अगर आप ये भी बात कह के उठाना चाहते हैं कि मुझे अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था, या मैंने अपील नहीं की थी, या अपील सुनी नहीं गई थी, या कोर्ट के पास में क्षेत्राधिकार नहीं था अपील सुनने के लिए, कुछ भी इन सब में से कुछ भी वजह के बेस पर अगर आप अपने मामले को उठाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रोका जाएगा, बार किया जाएगा। यही है रेस जुडिकेटा का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कि न्यायालय की सक्षमता अगर आपको अवधारण करनी है तो आप फर्स्ट इंस्टांस में यानी उसी समय करिए जब मामला चल रहा है। मामला विनिश्चित होने के बाद में आप ये नहीं उठा सकते बात कि न्यायालय के पास सक्षमता नहीं थी, या अपील करने सुनने का अधिकार नहीं था, या उनका क्षेत्राधिकार नहीं था, या मुझे अपील करने नहीं दिया गया था, या और अपील मैंने की नहीं थी। और ये भी आप जान लीजिए कि सीपीसी में हर जगह अपील करने के लिए आपको अधिकार नहीं दिया गया है, कुछ ही ऐसे सेक्शंस आपको मिलेंगे। आप देखिएगा 96, 97, 98 जब आप सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। अभी मैं उन सारे सेक्शंस को यहाँ पर नहीं उठाऊंगी, नहीं तो ये और बड़ा वीडियो हो जाएगा, ऐसे ये बड़ा हो रहा है, 7 मिनट का तो से ज़्यादा का तो हो ही चुका है। तो यहाँ पर हम सिर्फ न्यायालय की सक्षमता को देखेंगे। तो अगर आपको न्यायालय की सक्षमता पर उठानी है, कोई भी आपका ऑब्जेक्शन है, तो आप उसी टाइम पे रेज कीजिए ऑब्जेक्शन। बाद में डिसाइड होने के बाद में आप ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि कोर्ट के पास में कॉम्पिटेंसी नहीं थी, या फिर कोर्ट के पास में अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था, या अपील हमें करने नहीं दी गई थी और हमने की नहीं थी, या जो भी उनका रहे। तो इस मामले पर आप दोबारा से सूट को उठा नहीं सकते, उस मुद्दे को उठा नहीं सकते। तो मैंने इस वीडियो में भरसक कोशिश की है कि आपको न्यायालय की सक्षमता एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट जो है अच्छे से समझा पाऊँ। तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मैं आपको आज भी बोलूँगी वीडियो का एंड करने के पहले कि रेस जुडिकेटा को पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और रेस जुडिकेटा को पढ़ने के पहले मैं ये भी बोलूँगी कि आप रेस सब जुडाइस को भी पढ़ लीजिए। और जब तक आप उसको नहीं पढ़ लेंगे तब तक आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएंगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन समझाने के पहले मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको रेस जुडिकाटा या फिर रेस सब जुडाइस के बारे में कुछ बताऊँ, ताकि आपको ये सुनने में दिक्कत ना हो और समझने में परेशानी आपको ना आए। और बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनका अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही चुका है, मतलब जिन्हें पोस्टिंग मिल गई है, किसी का एडीजे, किसी का सिविल जज या किसी का एपीओ निकला है। उनसे मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि रेस सब जुडाइस और रेस सब जुडिकाटा सीपीसी का बेस है, उसी पर पूरा सीपीसी खड़ा है। और आज तक ऐसा कोई भी मतलब स्टूडेंट नहीं है जिसने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है, रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडाइस। जिसने समझ लिया है वो तो भाई महान है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब भी रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडाइस को पढ़ते हैं तो उन्हें हर बार कुछ नया पढ़ने के लिए मिलता है।
तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आज का वीडियो इसी के साथ हम एंड करते हैं। तीसरे एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोगों से मुलाकात होगी। मन लगा के पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। बाय बाय।